हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। वीडियो का टॉपिक है ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम एंड सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। आपको लग रहा होगा कि काफ़ी लंबे समय के बाद मैं कोई वीडियो लेकर के आ रही हूँ, तो आपको बताना चाहूँगी कि मैं अपने पीएचडी के काम में बिज़ी थी, बट अब वो हो गया है कंप्लीट। नाउ आई एम डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स। तो ये एक हैप्पी सी न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। और अब क्योंकि मेरा काम हो गया, तो अब रेगुलर इंटरवल्स पर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो खैर, अब आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो है भारत में राष्ट्रीय आय की प्रवृत्तियां क्या रही हैं और विभिन्न क्षेत्रों में किस तरीके से राष्ट्रीय आय का कंट्रीब्यूशन अलग अलग क्षेत्रों से किस प्रकार का रहा है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रारंभ से ही भारतीय अर्थव्यवस्था को एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी कहा जाता है, यानी कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत की राष्ट्रीय आय में भी अगर हम इंडिपेंडेंस से पहले या इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें, तो लगभग 65% का कंट्रीब्यूशन जो है राष्ट्रीय आय का, और जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बात करें तो करीब करीब 75% कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का यानी एग्रीकल्चर का सेक्टर का रहा है। बट ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड जो हमारी नेशनल इनकम के ट्रेंड्स हैं, उनमें काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं बदलाव का अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, नेशनल इनकम के ट्रेंड्स किस प्रकार से रहे हैं। तो जो नेशनल इनकम है, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम होती क्या है, और नेशनल इनकम में सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें क्या जानना है, किस तरह के परिवर्तन आए हैं। तो जहाँ तक राष्ट्रीय आय की बात है, इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं that national income is the sum total of all the goods and services produced in a country in an accounting year, यानी कि एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष में उत्पादित, यानी एक अकाउंटिंग ईयर में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, यानी कि कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ, उनके मूल्य को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। वैसे राष्ट्रीय आय को परिभाषित करने के अलग अलग तरीके हैं। हम साधन आय के रूप में भी परिभाषित करते हैं। तो हम कहते हैं कि एक लेखा वर्ष में एक देश में साधनों द्वारा अर्जित की गई साधन आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो हम एक सिंपल सा इसका एक जो है फॉर्मूला हम करके देखते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। कैसे निकालते हैं बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना किस प्रकार की जाती है। वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को माइनस कर दिया जाता है, या फिर हम जो है वो अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। या तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी मध्यवर्ती वस्तुओं के उपभोग मूल्य को माइनस कर दिया जाता है, या फिर हम सिर्फ जो अंतिम वस्तुएं होती हैं, जो अंतिम उपभोग के लिए उपलब्ध होती हैं, उनके मूल्य को ही लेते हैं। तो वही राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसकी गणना किस प्रकार से की जाती है, उसकी गणना की जाती है सेल्स यानी बिक्री प्लस चेंज इन स्टॉक, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम गणना करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट की। और सेल्स कैसे आती हैं, यानी बिक्री कैसे आएगी, जितना उत्पादन हुआ है, यानी कि जितना उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं का हुआ है, उसको कीमत स्तर, यानी जो सामान्य बाजार में जो सामान्य कीमत स्तर है उससे गुना कर दिया जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्राइस लेवल से गुना कर दिया जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाती है, सेल्स आ जाती हैं। पी यहाँ पर क्या है, कीमत स्तर है। क्यू जो है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा है। और जब इसको कीमत स्तर से गुना कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, सेल्स आ जाती है। चलिए अब देखते हैं ट्रेंड्स क्या रहे हैं
1950-51 यानी कि हम प्लानिंग पीरियड को ही बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, किस प्रकार से प्लानिंग पीरियड में यानी नियोजन काल में किस प्रकार से परिवर्तन आए हैं भारत की राष्ट्रीय आय के अंदर। तो जहाँ तक राष्ट्रीय आय की गणना की बात हम करें तो भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी 1867-68 में दादा भाई नारोजी के द्वारा ये गणना की गई थी। लेकिन उस समय जो है कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था राष्ट्रीय आय को मापने का, जिस प्रकार से इस समय वर्तमान समय में हम जिस तरह की टेक्निक्स की बात करते हैं, जिस तरह के मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो वो उस समय में नहीं था। तो उतने सटीक जो डाटा है वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक डाटा लेकर के आए हैं, ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम 1860-61 टू 1950-51, यानी कि जब हमने पहले राष्ट्रीय आय की गणना की तब से लेकर के और प्लानिंग पीरियड शुरू होने तक किस प्रकार से भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। तो टाइम पीरियड 1860 से लेकर के 1885 के बीच में जो राष्ट्रीय आय है वो 1.1% की दर से बढ़ी। 1885 से 1905 में राष्ट्रीय आय बढ़ने की बजाय -0.3% की रेट से घटी। 1905 से 25 के बीच में 1.3% की दर से बढ़ी और 1925 से 25 वर्षों में फिर से राष्ट्रीय आय में गिरावट आई, क्योंकि इस समय में जो है विश्व युद्ध हुए और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हुई, तो राष्ट्रीय आय जो है वो बढ़ने की बजाय इसमें हमें एक नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली। अब हम प्लानिंग पीरियड में अगर देखें कि प्लान्स के दौरान किस प्रकार से ग्रोथ हुई, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग जो पंचवर्षीय योजना हमने आज़ादी के बाद जो है ग्रोथ करने के लिए, तेजी से विकास करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया था। तो जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनमें उनका परफॉर्मेंस किस तरह का रहा, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, और उसमें अर्थव्यवस्था की ग्रोथ किस तरीके से हुई। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 से 56 का, उसमें 4.6% की रेट से जो है अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, यानी कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। सेकेंड प्लान के अंदर यानी कि 1956 से 61 के बीच में जो राष्ट्रीय आय है, जो जीडीपी है, वो 4.1% की रेट से ग्रो की। थर्ड प्लान 1961 से 66 में 3.3% की रेट से जो है राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। फिर हमारे 3 एनुअल प्लान बने, जिसमें जो हरित क्रांति का भी जो समय रहा, उस समय राष्ट्रीय आय की वृद्धि 3.5% की दर से हुई। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 74 के बीच में राष्ट्रीय आय 3% की दर से बढ़ी। फिफ्थ प्लान 1974 से 1979 में 5% की दर से जीडीपी ग्रोथ हुई। फिर से हमारे एनुअल प्लान रहे एक एनुअल प्लान 1979 से 80 में, और इस 5 ईयर प्लान में जो ग्रोथ रेट थी वो 5.9% हुई, 5.9% की रेट से हुई। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1980 से 85 के बीच में जीडीपी ग्रोथ रेट 5.3% रही। सेवन्थ प्लान 1985 से 90 के बीच में ग्रोथ रेट 5.8% रही। फिर 2 एनुअल प्लान्स आए जो 1990 से 92। ये एनुअल प्लान हमें इसलिए बनाने पड़े थे क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय इंडिया को जो है इकोनॉमिक क्राइसिस का समय था। ये हमारे पास जो है रिसोर्सेज नहीं थे। 1991-92 में इकोनॉमिक क्राइसिस का समय रहा, तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम 5 सालों के प्लान के लिए कोई भी जो है रिसोर्सेज जुटा पाते। और यही वो टाइम पीरियड था जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी किए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, जिससे फर्दर जो आने वाला समय था उसमें जो ग्रोथ है उसके अंदर काफ़ी सुधार देखने को मिला। तो इन 2 5 ईयर प्लान्स में जो ग्रोथ रेट थी वो काफ़ी कम थी, बल्कि ये कहें कि पूरे प्लानिंग पीरियड में सबसे कम ग्रोथ रेट इसी समय में थी। 2.8% के दर से जो है जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिली। 8th 5 ईयर प्लान जो 1992 से 97 में था, उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% थी। 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 5.4% ग्रोथ रेट। 10th 5 ईयर प्लान 2002 to 7 7.6% ग्रोथ रेट।
11th प्लान में जो 7 से 12 के बीच में था 7.5% ग्रोथ रेट, और 12th प्लान जो 2012 से 17 था इसमें 7.4% की रेट से। अब आप देखेंगे कि 10th 11th और 12th प्लान में जो है हाईएस्ट ग्रोथ रेट रही जीडीपी की, तो एक अच्छी परफॉर्मेंस रही इंडियन इकॉनमी की इस समय में जीडीपी ग्रोथ रेट के टर्म्स में। तो इस वीडियो के लिए लर्नर्स इतना ही। अलग अलग सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, अलग अलग सेक्टर्स जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके लिए आपको देखनी होगी अगली वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।